बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइंस में खुशामदीद। मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने जब स्विट्जरलैंड के शहर जनेवा में मुज़ाकराती अमल मुकम्मल होने से पहले ईरान पे अचानक हमला कर दिया तो ये खदशात पैदा हो गए थे कि ईरान ज्यादा दिन अपनी बका कायम नहीं रख पाएगा। मशरिक़ वस्ता के ममालिक अगरचे इस तनाज़ी के दौरान गैर जानिबदार रहे, लेकिन अमेरिका और इजराइल ने मिलकर जदीद हथियारों और टेक्नोलॉजी से ईरान में हर अहम हदफ को निशाना बनाया। इन हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद आयतुल्लाह अली खामनाई समेत ईरान की आला क़यादत शहीद हो गई और मुल्की सिक्योरिटी ढांचा वक्ती तौर पर लड़खड़ा गया। लेकिन इसके बावजूद हकीकत यह है कि इस्लामी जमहूरिया ईरान में निज़ाम के टूटने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे और ना ही ईरानी हुकूमत हथियार डालने पर आमादा है। ईरानी अवाम पुरज़्म है, उनमें इख्तलाफात पैदा करने की कोई भी कोशिश अब तक कामयाब ना हो सकी। ईरानी फोर्सेस मिसाइल्स और ड्रोन हमलों के जरिए अमरीकी और इजरायली जारहियत का मुसलसल जवाब दे रही हैं और खित्ते में अमरीकी अहदाफ को निशाना बना रही हैं ताकि जंग की कीमत इस हद तक बढ़ा दी जाए कि अमेरिका और इजराइल को बिलाखिर ईरान की शराइत पर मैदान जंग से पसपाई इख्तियार करने पर मजबूर होना पड़े। ये जंग आज 20वें रोज में दाखिल हो चुकी। ईरान इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपनी बका की जंग लड़ रहा है। खित्ते में ऐसे अहदाफ का इंतखाब कर रहा है जिन्होंने अमरीकी और इजरायली फोर्सेस को मुश्किलात से दोचार किया। तज्जियाकारों ने अभी से यह कहना शुरू कर दिया कि यह थका देने वाली तवील जंग की शक्ल इख्तियार कर चुकी है, जिसका मकसद मुस्तकबिल में ईरान पर दोबारा हमलों को रोकना है और बाज़ मुबस्सरीन इसे इस्लामी जमहूरिया ईरान की बका की आखिरी और फैसला कुन जंग करार दे रहे हैं। अमरीका और इजराइल अगर ईरान पर हमले जारी रखे हुए हैं तो ईरान ने भी इजराइल की तरफ से मिसाइलों और ड्रोन्स की बौछार कर रखी है और खलीजी मुमालिक में अमरीकी अड्डे भी अब ज्यादा महफूज नहीं रहे। जून 2025 में जब ईरान और इजराइल के दरमियान 12 रोजा जंग हुई थी तो उस वक्त अमेरिका को मुदाखलत करना पड़ी थी और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह बड़ा दावा किया था कि वो ईरान की जौहरी सलाहियतों को महदूद कर चुके हैं। लेकिन हालिया जंग से कम अज कम खित्ते के 1 दर्जन मुमालिक बराह रास्त मुतासिर हुए हैं। आबनाए हरमुज की बंदिश के असरात पूरी दुनिया में महसूस किए जा रहे हैं। सबसे अहम, अमेरिका को अब अपने रिवायती इत्तेहादियों और नेटो तक की मदद भी हासिल नहीं है। एदाद शुमार के मुताबिक हालिया जंग में अब तक हलाकतों की तादाद 2300 से तजावज कर चुकी है। अमेरिका के ही एक खुद मुख्तार तहकीकाती इदारे आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट लोकेशन एंड इवेंट डेटा के मुताबिक ईरान की 31 में से कम 28 सूबों में तकरीबन 2000 मुख्तलिफ हमले किए जा चुके और तेहरान सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक 28 फरवरी के बाद से रिकॉर्ड किए गए वाकयात की रोजाना की तफसील ये जाहिर करती है कि हमलों की शिद्दत मुसलसल बरकरार है। अमेरिका और इजराइल के हमलों का बुनियादी मकसद ईरान के मिसाइल ढांचे, जौहरी तंसीबात और फौजी अड्डों को तबाह करना रहा है। ईरान की तवानाई की तंसीबात को भी निशाना बनाया गया, जिनमें तेहरान के तेल के ज़खायर और जजीरा खारिक पर मौजूद फौजी तंसीबात भी शामिल हैं। यह जजीरा ईरानी तेल दरामदात के लिए एक अहम और हसास बंदरगाह है, लेकिन अमेरिका और इजराइल सिर्फ फौजी अहदाफ तक महदूद नहीं रहे। आलमी इदारा सेहत के एदाद शुमार के मुताबिक अमरीकी और इजरायली हमलों में कम से कम 18 अस्पतालों और तिब्बी मराकज को नुकसान पहुंचा और ईरानी हुकाम के मुताबिक कई स्कूल्स और रिहायशी इलाकों को भी शदीद तबाही का सामना करना पड़ा। सबसे ज्यादा हलाकत खेज वाकया जनूब मशरकी ईरान के शहर मेनाब में पेश आया, जहां लड़कियों के स्कूल पे होने वाले हमले में 168 तालिबात शहीद हुई और वो जख्म ईरान को नहीं भूल रहा। ईरान के जवाबी हमलों में इजराइल और खत्ते के मुख्तलिफ ममालिक में ऑयल रिफाइनरीज, अमरीकी फौजी अड्डों, हवाई अड्डों और तजारती जहाज रानी के मराकज को निशाना बनाया गया। इस दौरान इजराइल ने जनूबी लबनान और बैरूत के जनूबी मजाफाती इलाकों पर हमले किए, जिनके नतीजे में अब तक तकरीबन 10 लाख से ज्यादा शहरी बेघर हो चुके हैं। गजा की पट्टी पर भी रोजाना बमबारी जारी है, जिसके बायस फलस्तीनी इलाके की तमाम गुजरगाहें बंद हो चुकी हैं और मुतासरा इलाकों में इमदाद की तरसील रुक चुकी है, जो गुज़श्ता बरस 10 अक्टूबर को तय पाने वाले जंगबंदी के मुआहिदे की खुली खिलाफ वर्जी है। अमेरिका ने ज्यादातर दूर तक मार करने वाले मिसाइलों पर इन्हजार करते हुए ईरान के वस्ती और जनूबी इलाकों को निशाना बनाया, जबकि इजराइल ने शिमाली ईरान को हदफ बनाया और उसके लिए जदीद अमरीकी साख्ता लड़ाका तैयारे इस्तेमाल किए गए। अमरीकी फौज ने ईरान के खिलाफ अपना हर हथियार इस्तेमाल किया है। बहिरा अरब में मौजूद अमरीकी जंगी जहाजों से टोमाहॉक क्रूज मिसाइल दागे गए, जबकि पहली बार प्रिसिजन स्ट्राइक मिसाइल भी इस्तेमाल किए गए और कम कीमत जंगी ड्रोन्स का निजाम लोकास तैनात किया गया, जो ईरान के शाही ड्रोन की तर्ज पर ही बनाया गया। इन हथियारों के अलावा हालिया जंग में MQ-9 रैपिड ड्रोन और FA-18 और F-35 तैयारे भी इस्तेमाल हुए। इसके साथ ही अमेरिका ने फजाई दिफा के लिए पैट्रियट मिसाइल निजाम और ज्यादा बुलंदी के लिए थार्ड निजाम तैनात किया। इजरायली मिसाइल रोकने के लिए आयरन डॉम और डेविड स्लिंग निजाम इस्तेमाल होता रहा, जो खासतौर पर क्रूज मिसाइल्स को तबाह करने के लिए। दूसरी तरफ ईरान एक तो कम कीमत हथियार इस्तेमाल कर रहा है, जैसा कि एक शाहिद ड्रोन की कीमत सिर्फ 20 से $25,000 के दरमियान है, जिसे तबाह करने के लिए अमेरिका कई $1 मिलियन के मिसाइल इस्तेमाल करता रहा।
शाहिद ड्रोन की खूबी यह है कि यह कम बुलंदी पर परवाज करते हुए रडार से बच निकलता है, जिसके बायस इसे रोकना मुश्किल है। ईरान मुख्तसर और दरमियाने फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल्स के अलावा शहाब 3 मिसाइल भी इस्तेमाल कर रहा है, जो 1900 किलोमीटर से ज्यादा फासले तक मार कर सकता है। ईरान में ही नहीं बल्कि इजराइल और अमेरिका में भी अवाम की अक्सरियत जल्द अज जल्द इस जंग का खात्मा चाहती है, लेकिन सवाल यह है कि शराइत क्या होंगी। अमेरिकी सदर के जंगी मकासद और अहदाफ मुबहम है और गैर वाज़ेह है। कभी लगता है कि हदफ सिर्फ ईरान के जौहरी प्रोग्राम को महदूद करना है, कभी यह तासुर मिलता है कि वो ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को खत्म करना चाहते हैं, कभी मकसद यह लगता है कि रजीम की तब्दीली दिखाई है। लेकिन अमेरिका 3 हफ्तों में अपनी तमाम तर अस्करी बरतरी के बावजूद कोई एक हदफ हासिल करने में कामयाब नहीं हो सका। ईरान की सुप्रीम कौमी सलामती कमेटी के सेक्रेटरी अली लारेजानी और बसीज के सरबराह जनरल गुलाम रजा सुलेमानी के मंगल के रोज शहादत को अमेरिका और इजराइल अगरचे अपनी एक बड़ी कामयाबी के तौर पर पेश करता रहा, लेकिन वो ईरान में क़यादत का बहरान पैदा करने में अब तक कामयाब नहीं हो सका। इनके जनाजों में भी लाखों अफराद ने शिरकत की और मर्ग बर अमेरिका के नारे लगते रहे। गुज़श्ता माह फरवरी में जनीवा में ओमान की सालसली में होने वाले अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में ईरान अहम रियायतें देने के लिए आमादा था, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम महदूद करने और खित्ते में अपने हिमायत याफ्ता गिरोहों की हिमायत तर्क करने पर तैयार नहीं हुआ था। वाशिंगटन और उसके इत्तेहादी अब ये चाहते हैं कि जंग ईरान की रजीम चेंज पे खत्म हो और उसकी जगह एक पुरअमन और जमहूरी तौर पे मुंतखब हुकूमत कायम हो, लेकिन ऐसा होता मुमकिन दिखाई नहीं देता। ईरान ये तो चाहता है कि जंग जल्द खत्म हो, लेकिन ईरान की बका की कीमत पर नहीं। वो ये यकीनी बनाना चाहता है कि उस पर दोबारा हमले का खतरा पैदा ना हो और उसकी खुद मुख्तारी और बका का एहतराम किया जाए। इजराइल की ख्वाहिश है कि जंग उस वक्त तक जारी रहे जब तक वो अपने अहदाफ हासिल नहीं कर लेता। वो चाहता है कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल, कमांड एंड कंट्रोल मराकज़, रेडार तंसीबात और पासदाराने इनकलाब के अड्डे तबाह हों। इजराइल ईरान के मिसाइल और जोहरी प्रोग्राम को अपने वजूद के लिए खतरा समझता है। यही वजह है कि इजरायली और मगरबी मीडिया ये तासुर दे रहा है कि ईरान जौहरी हथियार बनाने के करीब हो सकता है और वो ये इस्तेमाल भी कर सकता है। इस पूरी सूरत हाल में खलीजी अरब रियासतें, सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान ईरान के मुसलसल ड्रोन और मिसाइल हमलों को रेड लाइन करार दे रही हैं। सऊदी वजारत दिफा ने गुज़श्ता दिनों सिर्फ एक दिन में 60 से ज्यादा ईरानी मिसाइल और ड्रोन मार गिराए। एक खलीजी ओहदेदार के मुताबिक दो तरफा एतमाद जो है वो तकरीबन खत्म हो चुका और अब ईरान और खलीजी ममालिक के दरमियान मामूल के ताल्लुकात का कायम होना जल्द मुमकिन नहीं। लेकिन दूसरी तरफ यह कहा जाता है कि पसे पर्दा ताल्लुकात बरकरार है। दूसरी तरफ ईरान ये वाज़ेह कर चुका कि वह अपना हरमुज से अमेरिका के इत्तेहादी मुल्क के किसी भी तेल बरदार तैयारे को गुजरने नहीं देगा, जिसके बायस तेल की आलमी कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। ईरान का बज़ाहिर मकसद यह है कि जंग की मुआशी कीमत बढ़ाकर अमरीकी इंतजामिया को सख्त फैसले करने पर मजबूर किया जाए। तवानाई की तंसीबात को निशाना बनाना और आबनाए हरमुज पर पाबंदियां लगाना उसी हिकमत अमली का हिस्सा है। लेकिन ट्रंप भी अब इस जंग को जारी रखने में गहरी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। ट्रंप खबरदार कर चुके हैं कि ईरान ने अगर तेल की तरसील रोकने की कोशिश की तो उसे 20 गुना ज्यादा सख्त जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका ऐसे अहदाफ को निशाना बनाएगा जिनके बाद ईरान के लिए दोबारा उठ खड़ा होना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। उनके उन बयानात के बावजूद ईरान आबनाए हरमुज को बंद रखे हुए, जिसने अमेरिकी सदर की बेचैनी में गैर मामूली इजाफा किया। उन्होंने आबनाए हरमुज खुलवाने के लिए नेटो के रुकन ममालिक के अलावा चीन से भी मदद तलब की, लेकिन कोई मुल्क इस कशीदगी का हिस्सा बनने पर तैयार नहीं। ईरान का पैगाम वाज़ेह है कि उसका इंतकाम सिर्फ इनकलाब के अजीम रहनुमा की शहादत तक महदूद नहीं, बल्कि हर उस ईरानी के लिए है जो जंग में मारा गया और दुश्मनों को उसकी कीमत अदा करना होगी। ईरान इसराइल में फौजी और शहरी अहदाफ, मशरक़ वस्ता में अमरीकी फौजी अड्डों, उनकी मेजबानी करने वाले अरब ममालिक, तेल की तंसीबात और बंदरगाहों पर हमले जारी रखे हुए और इन हालात में लबनान में हिजबुल्लाह और इराक में इराकी रेजिस्टेंस ग्रुप भी मुतहर्रिक हो चुका है, जिसने बगदाद में अमरीकी सिफारत खाने पर हमला किया। लेकिन इस सारी सूरत हाल में हैरान कुन तौर पर यमन के हूती अब तक गैर जानिबदार रहे, जो ईरान के खत्ते में करीबी और अहम तरीन इत्तेहादी तस्वुर किए जाते हैं। हूतियों को माजी में ईरान की इंश्योरेंस पॉलिसी करार दिया जाता रहा। हूतियों की खामोशी मानी खेज और अमेरिका और इजराइल इस सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं। इजराइल डिफेंस फोर्सेस की ईरानी शाख के साबिक सरबराह डैनी स्ट्रैटनस के मुताबिक तेहरान एक नई स्ट्रेटेजिक हिकमत अमली पे काम कर रहा है ताकि मुस्तकबिल में ईरान पे दोबारा हमला करना मुश्किल हो। दूसरी तरफ अमेरिका में कायम तहकीकाती इदारे मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट ये कहती है कि हूतियों की मोहतात पॉलिसी दरअसल ईरान की पासदाराने इनकलाब की स्ट्रेटेजिक हिकमत अमली का हिस्सा है और इस हवाले से तमाम फैसले कुद्स फोर्स की निगरानी में किए जा रहे हैं। यूं ये कहना गलत नहीं है कि ईरान किसी भी वक्त
हूथियों का इस्तेमाल करेगा। मगरिब नवाज कुछ मुबस्सरीन ये दावा करते हैं कि ईरान अगले मरहले में यमन में हूथियों को मुतहर्रिक करने पर गौर कर रहा है ताकि बुहेरा अहमर में जहाजरानी को रोका जा सके। हूथी माजी में भी बुहेरा अहमर में जहाजरानी रोक चुके। यूं आबनाए हरमुज की बंदिश के बाद अगर बुहेरा अहमर में जहाजरानी को रोका जाता है तो यह अमेरिका के लिए नहीं बल्कि आलमी तवानाई मंडी के लिए भी एक बड़ा धचका होगा, क्योंकि बहुत से मुल्क आबनाए हरमुज के मुतबादिल के तौर पे बुहेरा अहमर का मुतबादिल रास्ता इस्तेमाल करने पर गौर कर रहे हैं। इसी दौरान पासदारान इनकलाब के एक सीनियर ओहदेदार अफसर अली फिदवी ने यह दावा किया कि ईरान के पास ज़ेरे समुंदर मार करने वाले तेज रफ्तार टारपेडो मिसाइल मौजूद हैं, जिनकी टेक्नोलॉजी सिर्फ रूस और ईरान के पास है और मुमकिन है कि उन्हें जल्द इस्तेमाल किया जाए। उनका यह बयान इसलिए भी अहम है कि ट्रंप अमरीकी बहरिया को आबनाए हरमुज से गुजरने वाले जहाजों की हिफाजत का इख्तियार दे चुके, लेकिन सीनियर अमरीकी हुकाम के मुताबिक मार्च के अवाखिर तक ऐसा मुमकिन नहीं हो सकेगा। अमरीकी सेनेटर क्रिस्टोफर मर्फी ने भी ये कहा कि ट्रंप हुकूमत के पास आबनाए हरमुज के मसले से निमटने का कोई वाज़ेह मंसूबा मौजूद नहीं। यूं यह कहना गलत नहीं है कि अमरीकी फैसला साज शायद इस हकीकत का इदराक नहीं कर सके कि इस्लामी जमहूरिया ईरान के लिए इस जंग में फतह हासिल करना उसकी बका के लिए गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर चुका है। 28 फरवरी को सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई और आला ईरानी क़यादत की शहादत के बाद ईरान की नई और निस्बतन नौजवान क़यादत ताकत का तवाज़ुन तब्दील करने पर काम कर रही है ताकि आइंदा कोई भी ईरान पर हमला करने की जुर्रत न करे। इस पूरे मंजरनामे से यह तो वाज़ेह होता है कि वाशिंगटन और तल अवीव की क़यादत अपने जंगी अहदाफ को वाज़ेह और मुस्तकिल शक्ल देने में कामयाब नहीं हो सकी। इब्तदाई हमलों में ईरानी सुप्रीम लीडर समेत आला तरीन क़यादत को निशाना बनाया गया, लेकिन ईरान का रियासती निज़ाम कायम रहा। अली लारेजानी और जनरल गुलाम रजा सुलेमानी की शहादत के बाद भी ना हुकूमती ढांचा टूटा, ना ईरान के इंतहाई अफजूदा यूरेनियम के ज़खायर को कोई नुकसान पहुंचा, बल्कि अब सूरत हाल ये है कि इसराइल मुसलसल ईरानी मिसाइल्स और ड्रोन्स की जद में है। खलीज के अहम और बड़े शहर दुबई, दोहा और मनामा अपने मुआशी इस्तेहकाम के हवाले से हकीकी खतरात में है। फ़ज़ाई पाबंदियां, बढ़ता हुआ तनाज़ा, फ़ज़ाई कंपनीज को परवाज़ों के रास्ते बदलने या मुअत्तल करने पर मजबूर करना और गैर मुल्की सरमायाकार खत्ते में सरमायाकारी के हवाले से मोहतात हो जाना, ये जंग अब सिर्फ ईरान और अमरीका या इसराइल के दरमियान नहीं, ये खलीजी रियासतों के गुज़श्ता 20 बरसों में बनाए गए मुआशी मॉडल को भी चैलेंज कर रही है, जो सियासी कशीदगी के बावजूद आलमी सरमायाकारी को मुतवज्जे करने पर मबनी था। कई दहाइयों तक खलीज में कायम अमरीकी फौजी अड्डे इत्तेहादियों को यह बावर करवाते रहे कि अमरीका उनके साथ है, लेकिन अब यह सवाल पैदा हुआ कि क्या ये अड्डे ही उन रियासतों के लिए सिक्योरिटी मसाइल तो पैदा नहीं कर रहे। ये जंग शायद ट्रंप के उस जाम या फिर उस गलत फहमी का नतीजा है कि अमरीका ईरान पर मुसलसल दबाव डालकर उसे कमजोर कर देगा या ईरान अमरीकी शराइत कबूल करने पर मजबूर हो जाएगा। लेकिन वाकयात यकसर मुख्तलिफ हैं। अमरीका और इसराइल अब एक ऐसी दलदल में है जिससे निकलना अमरीका के लिए उसके अंदाजों से भी कहीं ज्यादा मुश्किल है, और तमाम पेशरफ्तों के दरमियान ये इम्कान खारिज इम्कान नहीं कि अगर ईरान की नई क़यादत जौहरी हथियार इस्तेमाल करती है तो क्या होगा। यह कहना शायद कबल अज़ वक्त है कि तेहरान ऐसा कोई फैसला कर चुका है, लेकिन ईरान के पास बड़ी मिकदार में अफजूदा यूरेनियम मौजूद है और साबिक सुप्रीम लीडर की मजहबी पाबंदियां भी अब गैर मुअस्सर हो चुकी हैं। चुनाचे ये जाहिर होता है कि खित्ता अब एक ऐसे मोड़ पे है जहां से वापसी आसान नहीं। ये जंग ताकत का तवाजुन तब्दील कर सकती है और हो सकता है कि जंग के उसूल भी हमेशा के लिए तब्दील हो जाए। इसी मंजरनामे में बात होगी एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाइएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। ईरान की इस्तकामत, ईरान की मज़ाहमत और ईरान के इक़दामात के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है दिफाई तजियाकार वाइस एडमिरल रिटायर्ड मोहम्मद सलीम साहब और माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर मंसूर जाफ़र साहब ने हमें ज्वाइन किया। मंसूर जाफ़र साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसी मंजरनामे में बात को आगे बढ़ाते हैं। मंसूर साहब की तरफ सबसे पहले बढ़ते हैं। मंसूर साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि जो मेन टियर लीडरशिप है उसका खात्मा हो चुका, अली लारेजानी साहब का नमाज जनाजा अदा हो चुका, वो शख्सियत के जो इस वक्त कमांड कर रही थी पूरे ईरानी मज़ाहमत के ऑपरेशन को, वो भी नहीं रही। लेकिन इस सब के बावजूद मज़ाहमत अभी भी जारी है, पूरे का पूरा निज़ाम अभी भी चल रहा है। इसके पीछे का बुनियादी और कलीदी किरदार अदा करने वाला दिमाग कौन सा है? जी, बहुत शुक्रिया जी। बुनियादी तौर पे तो वही एक वलील फ़क़ीह का एक नज़रिया है, एक आइडियोलॉजी है जिसकी बेस पे ये जो एक इस्लामी इनकलाब जो है ईरान में आया था, और ये उसी की मैं समझता हूँ डीप रूटेड तालीमात हैं, और उसी के नतीजे में जो एक पूरा एक बॉन्डिंग कैफियत में जो पूरी ईरानी सोसाइटी जो है वो आपको दिखाई देती है, ये उसी से हौसला पाकर पै दर पै क़यादत के फुकदान के चरखे जो हैं वो इस वक्त ईरान जो है बर्दाश्त कर रहा है। खासतौर पे जो रहबर आला का रहलत कर जाना, फिर उसके बाद उनके दस्ते रास्त और जो उनके सिक्योरिटी काउंसिल के
सेक्रेटरी जनरल थे डॉक्टर अली लारजानी जो हैं, उनकी रहलत और उससे बढ़कर उनके साथ उनके दीगर रफ़क़ा जो मिलिट्री कैडर से भी थे, जो मजहबी कैडर से भी थे, और साथ साथ जो पासदारान इनकलाब की बड़ी क़यादत, और अभी एक गैर मुसद्दक़ा इत्तलात जो आ रही है वो एक उनके जो इंटेलिजेंस के डायरेक्टर हैं इस्माइल खतीब साहब, उनके हवाले से भी इत्तलात आ रही हैं। इसराइल का ये दावा है कि शायद वो भी इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन अभी तक ईरानी हुकूमत ने उसकी तस्दीक नहीं की है। तो यकीनन ये एक मैं समझता हूँ इस एक सोसाइटी की जिसकी एक तारीख है, और ख़ास तौर पे वो तारीख के जिसमें वो हमेशा से इस्तेमार के मज़ाहम रही है, कभी भी उन्होंने किसी गैर मुल्की तसल्लुत को अपने यहाँ बर्दाश्त नहीं किया है, और माजी में भी जो चैलेंज दरपेश रहे हैं तारीख़ एतबार से, उनसे भी बड़ा स्मूथली सेल किया है। अब ये जो हालिया चैलेंज जो इस वक्त दुनिया की दो बड़ी ताकतों के जो मिली भगत के गठजोड़ के नतीजे में इस वक्त ईरान को दरपेश है, मैं समझता हूँ उससे भी ईरान यकीनन इस सदमे की कैफियत को वो अपने लिए एक ताकत, अपने लिए एक रीइंफोर्समेंट समझता है। और यही वजह है कि आपने नोट किया कि अली लारिजानी साहब के रहलत पर जो इराक़ी वज़ीर ख़ारिजा ने बयान दिया, वो बड़ा गैर मामूली बयान है। उन्होंने कहा कि लोगों के या क़यादत के जाने से काफ़िले रुक नहीं जाया करते, काफ़िले चलते रहते हैं। और आपने देखा कि जो इस्लामी तारीख़ है उसमें जंगों में एक मुजाहिद के शहीद होने के बाद उनका अलम दूसरा संभालता है, दूसरे के बाद तीसरा। तो ये सिचुएशन इस्लामी तारीख की मतलब रोशन मिसाल है हमारे सामने, और ईरान उसी जो इस्लामी जो इनकलाब है या उसका जो एक सोच और फ़िक्र है, उसी का इस मौजूदा दौर के अंदर सबसे बड़ा नकीब है, और मज़ाहमत का आप समझ सकते हैं इस्तारा है। यही वजह है कि पूरी दुनिया के अंदर ख़ास तौर पे जो मज़लूमों का जो काज़ है, चाहे वो फ़लस्तीनियों के हवाले से हो या दीगर अक़लियतों के हवाले से हो, ईरान ने हमेशा उसको चैम्पियन किया, और उसके लिए अपने जो वसाइल हैं, दामे, दिरहमें, सुख़ने, कदमें, वो अपनी बसात से बढ़कर जो है वो इस्तेमाल किए। अगरचे दुनिया में जो आसूदा पसंद कौमें हैं या जो मुख्तलिफ उनके हमसाया हैं, उनके लिए ये तौसीफ़ पसंदाना एजेंडा है, ये एक्सपेंशनर डिज़ाइन है, लेकिन ईरान इसे वो जो एक उम्मत मुस्लिमा का ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, उसके तनाज़ुर में अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी के कॉर्नर स्टोन के तौर पे ये सारा एजेंडा लेकर चलता रहा है। और उम्मीद की जाती है कि अब इस आज़माइश की घड़ी में भी वो अपने इस अलम को, अपने इस एजेंडे को थामे रखेगा, और उसी जोश और जज्बे के साथ आगे बढ़ता रहेगा जो माजी में उसका वतीरा रहा है, जो माजी में उसका एजाज़ रहा है, उसी के तहत वो आगे बढ़ता रहेगा। एडमिरल साहब, आप क्या समझते हैं, आबनाए हरमुज़ के हवाले से दुनिया का एक चौक पॉइंट बनाया गया, उसकी तजारत रोकी गई, बेशुमार जहाज रोके गए जिसपे अमरीकी सदर की तरफ से मदद तलब की गई, बाद में वो तमाम ममालिक की तरफ से रिजेक्शन आने के बाद अमरीका को ये कहना पड़ा कि हमें आप लोगों की ज़रूरत नहीं। इसको कितना अरसा बरकरार रखने की सलाहियत ईरान के पास मौजूद है? और अमरीका ने ये क्लेम किया कि वहां पे बम्बारमेंट की हज़ारों टन बमों के ज़रिए जो वहां से कंट्रोल किया जाता है इनका सी शोर एरिया जो है, अब उसके बाद की सूरत हाल क्या होगी ईरान के लिए? जी, आपका बहुत शुक्रिया। अब देखें कि जब से जंग शुरू हुई है 28 फरवरी 2026 और आज तकरीबन 18 दिन हो गए। इन 18 दिनों को अगर हम देखें तो इसका अगर हम जायज़ा लेने की कोशिश करें तो ये बात बड़ी वाज़ेह हो जाती है कि जो नंबर 1 के समंदरी तिजारत आलमी इक़्तिसादी निज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम है, और जो आबनाए हुर्मुज़ है ये आलमी इक़्तिसादी निज़ाम की शहरक की हैसियत रखती है। और जब से ये जंग शुरू हुई है ईरान ने इसके ऊपर अपनी जोग्राफियाई हैसियत का बड़ा अच्छा इस्तेमाल करते हुए इसको सिलेक्टिवली इसको बंद कर दिया है, जिसकी वजह से पूरे इक़्तिसादी निज़ाम के ऊपर इसका बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है। अभी हम इसको ये देखते हैं कि इसमें एक चीज़ जो मैं अभी कहना चाहूँगा वो ये है कि पाकिस्तान नेवी ने इस कॉन्टेक्स्ट में अपनी बड़ी अच्छी हिकमत अमली से जो अपनी समुद्री तिजारत है उसको अनइंटरप्टेड जारी रखा, जिसकी वजह से हमारे ऊपर इसका इम्पैक्ट उतना नहीं है जितना खुदा न खास्ता आ सकता था। तो आलमी तिजारत के कॉन्टेक्स्ट में तो ये आबनाए हुर्मुज़ बहुत ही ज़्यादा अहम है, और ईरान के पास उसके पास सलाहियत मौजूद है उसकी जोग्राफियाई लोकेशन की वजह से कि वो आबनाए हुर्मुज़ को बड़ी अच्छे तरीके से मैनेज कर सकता है, उसको जब चाहे खोल सकता है, जब चाहे उसको बंद कर सकता है। अभी देखने की चीज़ ये है कि
जो इस जंग को अगर हम स्ट्रेटेजिक प्लेन में देखें तो मेरे ख्याल के अंदर जो ईरान है वो अपनी जंग जो पहला फेज था, जो अमेरिका और इसराइल के जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स थे या उन्होंने अपने लिए जो अहदाफ मुकर्रर किए थे वो हासिल नहीं कर सके, जो कि रजीम चेंज का था। और इसके बाद उन्होंने जो अपने जो अहदाफ मुकर्रर किए उसके अंदर भी उन्होंने काफ़ी चेंजेस करने के बाद भी 3-4 दफ़ा वो उन तमाम के अंदर वो अभी तक नाकाम रहे हैं। इसमें अगर हम इस चीज़ को देखें कि कौन जंग जीत रहा है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो मेरे ख्याल में कि जो पहला फेज था वो तो ईरान जीत चुका। अभी ईरान जो है वो कोई फौजी जंग मेरे ज्यादा नहीं लड़ रहा, वो इससे ज्यादा वो सियासी और इक़्तिसादी जंग लड़ रहा है। और इस जंग को लड़ने के लिए उसके पास जो सबसे बड़ा हथियार है वो अबनाए हुर्मुज़ है, जिसका आपने जिक्र भी किया। तो अबनाए हुर्मुज़ की वजह से उसने जो इक़्तिसादी निज़ाम है दुनिया का उसको उसने कंट्रोल किया। और इसकी वजह से उसने अपनी ना सिर्फ ये कि जो बहुत से ममालिक जो अबनाए हुर्मुज़ के ऊपर जिनकी डिपेंडेंस थी एनर्जी सप्लाईज के लिए और बाकी सप्लाईज के लिए भी, उनको उन्होंने उसका काफी उसके ऊपर इम्पैक्ट आया। अभी मैं समझता हूँ कि इसकी वजह से जो ईरान है इसने एक तो जो अमेरिका और इसराइल का जो गठजोड़ है इसको उसने आइसोलेट कर दिया फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि जो बाकी दुनिया है वो अभी उसके ऊपर मेरा ख्याल है कि प्रेशराइज करेगी इसराइल और अमेरिका को कि इस जंग का कोई कंक्लूजन होना चाहिए। और इसके अलावा जो अरब ममालिक हैं, जो गल्फ स्टेट्स हैं, वो भी इसके ऊपर उनका नुक्ता नज़र भी तब्दील होने वाला है और उनके डिसीजन भी तब्दील होने वाले। मंसूर जाफर साहब, आपकी बड़ी गहरी नज़र है ये जीसीसी ममालिक के ऊपर और उनकी पॉलिसीज़ के ऊपर, और अभी जो गुज़श्ता 18 दिन हो गए और जिस तरीके से वो ये क्लेम करते हैं कि 2000 के करीब जो मिसाइल्स हैं वो सिर्फ इन्हीं ममालिक के ऊपर फेंके गए हैं, जिनकी इंटरसेप्शन करने की दावेदारी 90% तक है। इस जंग के बाद इनकी पॉलिसी में फर्क क्या आने वाला है? जी, मैं समझता हूं कि जो इस वक्त इस जंग का कोई सबक हो सकता है खासतौर पे जीसीसी कंट्रीज के लिए, वो दो फ्रंट पे है। एक तो अस्करी हवाले से और दूसरा मईशत के हवाले से। अस्करी हवाले से मेरी गुजारिश ये है कि इस वक्त ये बात पाया सबूत को पहुंच चुकी है कि इन मुल्कों के यहाँ जो गैर मुल्की अफवाज हैं, चाहे वो अमरीकी हों, बरतानवी हों, या जो भी कॉस्मोपॉलिटिक उन्होंने सिक्योरिटी अम्ब्रेला अपने लिए चॉइस से रखी थी, वो उनके लिए कोई असासा बनने के बजाय वो एक लायबिलिटी बन गई है। और उस वक्त जब उन्हें ऐन ज़रूरत थी उस सिक्योरिटी की, तो वो तमाम के तमाम जितना भी नेटवर्क्स उनके मौजूद थे वो एक मिट्टी का ढेर साबित हुए। और आप देख रहे हैं कि आपने खुद जिक्र किया कि तकरीबन हज़ारों की तादाद में जो मिसाइल और रॉकेट्स जो हैं वो इस वक्त मुख्तलिफ शहरों की फ़ज़ा में आपको जाते हुए, गिरते हुए, फटते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनकी इंटरसेप्शन के भी दावे आपके सामने हैं। तो ऐसे में इस वक्त जो इन द लॉन्ग रन इस रीजन को अपना जो सिक्योरिटी पैराडाइम है उसमें एक मेजर शिफ्ट लाने की जरूरत है, क्योंकि इस वक्त उन्हें अपना कंधा और अपनी बंदूक जो है वो इस्तेमाल करना होगी। मेरी मुराद को ये नहीं है कि वो अपने मुल्कों की अपने यहाँ फौजी, अब उन्हें एक ऐसा काबिल एतबार एक रिलायबल सिक्योरिटी ऑपरेटर्स चाहिए जो यकीनन किसी एक मुल्क के दरपैन एक मुल्क के गिर्द ना घूमता हो। एक कलेक्टिव सिक्योरिटी जो है वो उन्हें इस अपने रीजन के लिए चाहिए। और दूसरा ये है कि जिस तरीके से अब तक उनके ये जो पेट्रो डॉलर को यही फोर्सेस के जो इस वक्त उनके तबाही और बर्बादी का बायस बनी हुई है अमेरिका और इसराइल, वो पेट्रो डॉलर का इस्तेमाल करती रही हैं। अब मैं समझता हूँ ईरान ने इस जंग के नतीजे में जो एक मुतबादल आइडिया फ्लोट किया है खासतौर पे उन मुल्कों के लिए कि जो इस आबी गुजरगाह को इस्तेमाल करना चाहते हैं, उन्होंने कहा जी आप हमें येन में पे कीजिए, हम आपको यहाँ से गुजरने देंगे, आप अपना तेल भी ले जाएं, अपना सामान भी ले जाएं। तो ये एक ऐसी मुतबादल मैं समझता हूँ इकोनॉमिक जो प्लेटफॉर्म है कि जो दहाइयों पहले जो इस रीजन के कुछ सरकर्दा मुल्कों ने जो पेट्रो डॉलर और जिसके नतीजे में इस डॉलर को एक दुनिया की करेंसी और एक ऐसा मैं समझता हूँ नाखुदा बना रखा था कि जिससे बाहर निकलना यानी इस वक्त दुनिया से दुनिया के लिए नामुमकिन दिखाई देता है। और इसी हथियार को इस्तेमाल करते हुए आपने देखा कि ईरान को भी शिकार बनाया गया, उन पर आलमी पाबंदियां आयद की गई। अब भी इस वक्त जरूरत इस अमर की है कि ईरान का ये जो मॉडल ईरान की तरफ से पेश किया गया सवाल तो ये बड़ा अहम है कि ये पेट्रो डॉलर का जो मुआहिदा था और जिसने सबसे पहले सऊदी अरब
ने इसकी बुनियाद रखी और मुआहिदा करने के बाद फिर गल्फ कंट्रीज़ इसके अंदर शामिल होते चले गए और उसके बाद फिर तेल के मुतबादिल जो है वो डॉलर दुनिया को सुनाई देने लगा। तो क्या ये मुतबादिल ऑप्शंस जो हैं वो कारगर साबित हो सकते हैं? एक अहम सवाल है, इस पर मैं मंसूर साहब आपसे मज़ीद बात करूँगा, लेकिन मैं इसी बीच में एडमिरल साहब से एक सवाल करना चाहता हूँ। सर, खार्ग आइलैंड के ऊपर हमला करने की तजावीज़ हैं कि वहाँ पे बूट्स ऑन ग्राउंड्स उतरा जाए और आबनाए हरमुज़ को वहाँ से खोला जाए। आप समझते हैं उसकी हैयत जो है या वहाँ पे जो पेचीदगियाँ हैं ज़मीन को लेके बूट्स ऑन ग्राउंड उतरना अमेरिका के लिए आसान होगा और सस्टेन करना जो है वो उनके लिए कारआमद होगा? जी, मेरा ख्याल है कि जो खर्ग आइलैंड है वो जो खलीज फारस है उसके काफी अंदर वाक़ है और वो ईरान के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसे कि तकरीबन 93% उसकी जो तेल की दरामद है वो वहीं से होती है, उसकी तरसीलात वहीं से होती हैं। तो इसलिए ईरान जो भी उससे बन पड़ेगा वो करेगा इस आइलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसकी हिफाजत करने के लिए। अगर जो वहां पे बूट्स ऑन ग्राउंड की बात हो रही है, आज भी जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं दे आर टू बी टेकन ऑन फेस वैल्यू, तो वो सिंगापुर से जो है ना वो वहां से गुजर रही हैं उनके कुछ एक्सपीडिशनरी फोर्सेस, मरीन एक्सपीडिशनरी फोर्सेस। मेरा ख्याल है कि ये जैसे जंग शुरू होने से पहले नेवल फोर्सेस को यहाँ पे इकट्ठा किया गया, मोबिलाइजेशन की गई और एक प्रेशर बिल्ड किया गया, ये भी उसी तरीके की एक कड़ी हो सकती है। आपने ये देखा कि नेवल फोर्सेस यहाँ पे एयरक्राफ्ट कैरियर्स यहाँ पे आए, मोबिलाइज हुए, यहाँ पे स्टेशन हुए, लेकिन उनकी एप्लीकेशन उस तरीके से नहीं हो सकी बिकॉज ऑफ वेरी पेक्यूलियर टेरेन एंड ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ ईरान। इसी तरीके से अगर उसने एक्सपीडिशनरी फोर्सेस वहां से मोबिलाइज की भी हैं तो जो उसकी लोकेशन है बड़ी पिक्यूलियर है और वहां पे फोर्सेस को ड्रॉप करने के लिए या लैंडिंग कराने के लिए या बूट्स ऑन ग्राउंड को अचीव करने के लिए जो प्री रिक्विजिट्स हैं, उससे पहले जो सॉफ्टनिंग ऑफ द डिफेंसेस हैं, ग्राउंड डिफेंसेस, वो करना बड़ा जरूरी है। और वो मेरा ख्याल है ईरान इस हद तक सॉफ्टन नहीं होगा कि वो बूट्स ऑन ग्राउंड को वहां पे इंश्योर कर सकें या अचीव कर सकें। और ये भी बात हकीकत है कि जो उनके अहदाफ हैं वो बूट्स ऑन ग्राउंड के बगैर हो नहीं सकते, अचीव हो नहीं सकते। और मेरा ख्याल है कि बूट्स ऑन ग्राउंड को इंश्योर करना या वो कंडीशंस अचीव करना जिसकी वजह से वो बूट्स ऑन ग्राउंड ले आए, वो मेरा ख्याल है पॉसिबल नहीं है या पॉसिबल नहीं है और उसके बगैर अहदाफ जो है वो हासिल नहीं हो सकते। तो इस वक्त ये दो धारी तलवार है जिसके ऊपर अमेरिका भी चल रहा है। मंसूर जाफर साहब, आपने पेट्रो डॉलर की बात की। डोनाल्ड ट्रंप का दौरा चीन था जो उन्होंने मुलतवी कर दिया इस उज़र को उठा के कि एक महीना जो है वो बाद किया जा सकता है या उसके बाद किया जा सकता है, अभी मेरा यहाँ पे रहना बेहद ज़रूरी है। इसके पीछे क्या सिर्फ जंग की वजूहात हैं या इसके पीछे वो मॉडल है जो ईरान ने मुतारिफ करवाया और जिस पे अभी कहीं ना कहीं पे एतराज़ अमेरिका को है और उसे वजह बना के दौरा मुलतवी किया जा रहा है? जी, इसमें दोनों एलिमेंट किसी दर्जे में शरीक हैं, शामिल हैं, क्योंकि इस जंग के हवाले से भी यकीनन ये माहौल साजगार नहीं है। एक ऐसे मौके पे कि जहाँ पे सारी दुनिया को मालूम है कि इस वक्त चीन और रूस ही दो ऐसे मुल्क हैं कि जो इस वक्त ईरान को किसी न किसी दर्जे में सपोर्ट करते हैं, चाहे वो लॉजिस्टिकली हो या डिप्लोमेटिकली हो। तो ऐसे मौके पे डोनाल्ड ट्रंप साहब का एक ऐसे फरीक के तौर पे चीन में उतरना कि जो इस वक्त ईरान की तबाही और बर्बादी के दरपे है, तो मैं समझता हूँ कि ये काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता था। और दूसरे नंबर पे ईरान ने बड़ा ज़ीरक अंदाज में एक ऐसे वक्त में ये पेट्रो डॉलर को रिप्लेस करने का जो आइडिया फ्लोट किया है, ये मैं समझता हूँ सही तुर्त का पत्ता उन्होंने इस्तेमाल किया है और बड़ा टाइमली इस्तेमाल किया है। तो यकीनन ऐसे मौके पे डोनाल्ड ट्रंप साहब कोई ऐसी चीज अपनी नेगोशिएशन के उस टेबल पे डिस्कस नहीं करना चाहते या उसको नहीं देखना चाहते कि जिसके नतीजे में उनकी जो इकोनॉमिक हेजेमनी है और खासतौर पे दुनिया की मईशत को कंट्रोल करने के हवाले से जो उनकी करेंसी का जो आलमी किरदार है उस पर कोई हरफ आता हो, तो उन्होंने मुनासिब यही जाना है कि इस वक्त ताखीरी हरबा इस्तेमाल किया जाए। और ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक माह के लिए मुलतवी किया गया हो, इसे आने वाले दिनों में इनडेफिनेटली भी मुलतवी किया जा सकता है, क्योंकि उससे पहले जंग के बादल छटना ज़रूरी है। और बिलखसूस इस वक्त जो ग्रीवेंसेस इस वक्त ईरान को दरपेश हैं, अगर वो किसी दर्जे में सेटल ना हुई तो ऐसे मौके पे मैं समझता हूँ चीन का दौरा अमरीकी सदर का
वो फायदा लाने के बजाय काउंटर प्रोडक्टिव होगा। और मैं अमेरिका या अमेरिकी क़यादत ये नहीं चाहेगी कि जिस चीज को उन्होंने 1 साल तक बल्कि उससे ज्यादा मुद्दत तक नरिश करते रहे, बल्कि अपने इक़्तिदार संभालने के बाद से ही उन्होंने जो बातें की वो सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे जंग के तबाही और बर्बादी की नजर हो जाए कि जिसका मैं समझता हूँ खुद अमेरिका के भी वहमो गुमान उसका फायदा गंवाने की इस पोजीशन के अंदर मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से ये दौरा जो है ये मुलतवी किया गया नहीं है। मंसूर जाफर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, वाइस एडमिरल रिटायर्ड मोहम्मद सलीम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। नाजरीन, ब्रेक के बाद आते हैं, एक और मंजरनामे पे बात करेंगे जो जुड़ा हुआ इसी जंग के साथ है, कहीं नहीं जाएगा इसमें। वेलकम बैक एडमिरल साहब, मेरा एक सवाल है, सादा सा भी आप इसको कह सकते हैं, तकनीकी भी कह सकते हैं, कि ईरान से जंग शुरू हुई इस बुनियाद के ऊपर कि ईरान एटमी ताकत बनने वाला था। अब ईरान ये कहता है कि हमने तो सारी चीज़ें जो थीं उनको रोक दिया था और आमादगी का इजहार कर दिया था, इस सब के बावजूद ईरान पे हमला हुआ। अब जो मेनली क़यादत थी वो तो ख़त्म की जा चुकी, अब जो नई क़यादत है उसके जहन के अंदर सोच क्या पनपेगी? क्या यही कि हमें इस जौहरी ताकत से दूरी इख्तियार करनी चाहिए, या ये होगी कि अगर हम जौहरी ताकत होते तो अमेरिका और इजराइल हमारे ऊपर हमला ना करते? अब आने वाले दिनों के अंदर ईरान की जो स्ट्रेटजी है वो किस हद तक पिछले अदवार से मुख्तलिफ होगी? जी, बहुत शुक्रिया, ये बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन है। ये देखें, तारीख अपने आप को दोहराती है। अभी अगर हम ये जो रिसेंट पास्ट में जो एपिसोड्स हुए हैं ईरान वर्सेस अमेरिका और इसराइल, उसको अगर हम मद्देनजर रखें तो पहले भी नेगोशिएशंस के दरमियान में ही ईरान के ऊपर अटैक हो गया, और अभी भी ऐसे ही नेगोशिएशंस बड़ी अच्छी चल रही थी, लेकिन उसके दरमियान में अटैक हो गया। और ये जो अभी लीडरशिप रिप्लेस कर रही है, जो बड़ी नौजवान क़यादत है, ये सब चीज़ें अपने सामने होते हुए देख रही है, और ये भी देख रही है कि अगर जबकि हम वो वाली कंसेशंस कह लें या जो म्यूचुअली जो एग्रीड पोजीशंस थी उसके ऊपर हम काफ़ी करीब आ चुके थे, लेकिन इसके बावजूद हमारे ऊपर ये अग्रेशन की गई और ये जंग थोपी गई और हमारे ऊपर जारहियत की गई, तो मेरे ख्याल है ये उनकी मेमोरी से वॉश नहीं हो जाएगा। और अगर मतलब कहने का मकसद ये है कि ईरान अपने आप को पंचिंग बैग के तौर पे दोबारा मेरे ख्याल है प्रेजेंट नहीं करेगा, वो तमाम वो तैयारियां करेगा जिसकी वजह से उसके ऊपर दोबारा इस किस्म की जारहियत ना हो सके। तो आपके सवाल का जवाब तो ये है कि जो अभी नौजवान क़यादत है ये बड़ी इसको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, इनके सामने ये सब चीज़ें अनफोल्ड हुई हैं, इनके सामने इन्होंने जारहियत को देखा है, इसका मुकाबला किया है, तो मेरा ख्याल है कि वो तमाम वो हरबे इस्तेमाल करेगा जिससे कि उसके ऊपर दोबारा जारहियत ना हो। और वो उसमें अगर उसको एटमी ताकत बनना है तो शायद वो पहले अगर उसने 2 साल में या 10 साल में बनना था तब भी शायद वो एक्सेलरेट हो जाए मेरे ख्याल में, क्योंकि इसके अलावा जो उनके पास और कोई गारंटीज नहीं है, कोई इंटरनेशनल गारंटीज नहीं है। ये देखिए कि जो ईरान की सफारतकारी है ना, वो डेकेड्स में देखती है अपने आप को, वो डेकेड्स में सोचती है। अभी ये देखें कि ईरान के प्रेसिडेंट ने बड़ा अच्छा ऑफ रैंप दिया पूरी दुनिया को कि अगर वो 3 शर्तें हमारी मान लें तो ये एक एग्जिट स्ट्रेटजी के तौर पे उसने ये एक ऑप्शन दी। इस पे मेरा ख्याल है कि जो आलमी ताकतें हैं और इवन अमेरिका और इसराइल, इनको भी सोचना चाहिए, लेकिन ज्यादातर जो बाकी आलमी ताकतें हैं उनको इनके ऊपर मेरा ख्याल है कि जो अपनी सफारती कोशिशें हैं वो इसके ऊपर लेके जाना चाहिए कि ये जो 3 शरायत ईरान के सदर ने दी थी उनके ऊपर एक बड़ा अच्छा एक ऑफ रैंप, एक एग्जिट स्ट्रेटजी के तौर पे इस पे काम किया जा सकता है। ऑन दी अदर हैंड अब ये देखें कि इस वक्त क्यों ये जो इसके ऊपर इतना जो इनके पास स्पिरिटेड रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, इनके पास जो विल टू फाइट है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये समझते हैं कि हम अपनी सॉवरेनिटी का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, हम अपनी इंडिपेंडेंस को बचा रहे हैं, इसलिए जरूरी है कि वो तमाम हरबे इस्तेमाल किए जाएं जो जिससे कि हम अपनी जो सालमियत है उसको बचा सकें। और इसकी वजह ये है कि ये जो अभी की लीडरशिप है, अगर वो रिमूव भी हो जाती है तो उनके बाद जो उनकी यंग लीडरशिप आ रही है वो बिल्कुल उसी तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही है जिस तरीके से उन्होंने पहले से प्री प्लान जो रिस्पॉन्ड पहले तरतीब दे के रखे हुए थे, उसी तरीके से अब जवाबी कार्रवाई जो है वो की जा रही है। मंसूर साहब, अगर आप देखें ये अली लारेजानी का जो नमाज जनाजा था
वहाँ पर भी जिस तरीके से जज्बा उसका इजहार किया गया वो दीदनी था। अब ये जो मेरा सवाल एडमिरल साहब से था वो इस तनाजुर में था कि फतवा दिया जाता है मारूजी हालात को और मौजूदा हालात को देखते हुए। इस चीज़ के ऊपर फतवा मौजूद था सैयद आयतुल्लाह अली खामनाई साहब का कि हम एटमी ताकत नहीं बनेंगे, हम इसके मकासद जो है वो कुछ और रखेंगे। लेकिन अब हालात तब्दील हो चुके, अब ईरान की सोच क्या होगी? उसी फतवे के ऊपर अमल दरामद या कुछ मुख्तलिफ? ये तो है ईरान का मामला, लेकिन इसके साथ साथ ये भी जोड़िए कि जब दुनिया के अंदर एक ये आरा पाई जाती थी कि जितना आप वेपन से दूर रहेंगे उतना आप पुरअमन दुनिया को बता सकते हैं अपना आप, और इस तरीके से दुनिया को राग़िब कर सकते हैं कि जंगें किसी मसले का हल नहीं है। जब दुनिया ने ये कुछ ही अरसे के अंदर ये देख लिया है कि एक मुल्क का सरबरा उठा के ले जाया जा सकता है, एक लैंड के ऊपर कब्जा करने की जो ताकत है वो सुपर पावर के पास है, और एक ऐसे मुल्क के ऊपर हमला किया जा सकता है कि जिसके बारे में सिर्फ ये तासुर था कि हफ्ते में एटम बम बना लेंगे, लेकिन वो आमादगी का इजहार कर चुके थे। तो क्या आने वाला दौर मजीद असलहे का दौर होगा? जी, जहां तक तो ईरान के पर्सपेक्टिव में इस सवाल का ताल्लुक है तो मैं समझता हूं यकीनन आपकी बात एक दर्जे में दुरुस्त मालूम होती है कि जो फतवे और इस नौइयत के जो अहकामात हैं वो मारूजी हालात में ही दिए जाते हैं। और अब इस वक्त जो मंजरनामा ईरान को दरपेश है उसको देखते हुए लगता है कि इस फतवे से रुजू उसका इम्कान मौजूद है, और ख़ास तौर पे जिस नौइयत की एक जवान खून क़यादत जो है इस वक्त वहाँ पे मौजूद है, और उन्होंने ये तमाम तबाही और बर्बादी अपने सामने होती देखी है, और उन्हें इस बात का भी एहसास है कि ये तबाही और बर्बादी उनका मुकद्दर सिर्फ इसलिए बनी, वो जो कहते हैं कि है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात। तो ये जो मर्ग मफाजात उन पर अमेरिका और इसराइल ने नाफिज की है, उसकी बुनियादी वजह उनके पास ये न्यूक्स ना होना ही था। आज अमेरिका जो है इसी तमतराक के साथ रोज जनूबी कोरिया को धमकियां नहीं देता, उसे अंदाजा है कि उसकी तरफ उसका नाम भी नहीं लेता, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके पास क्या है और उसका हमें क्या खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। लेकिन इसके साथ साथ ईरान को जो मैं समझता हूँ इस वक्त जो हकीकी फैसले की जरूरत है, खासतौर पे अपने इस पूरे इस नई क़यादत के जलाव में, वो अपना जो इंटरनल सिक्योरिटी मैकेनिज्म है उसको थोड़ा सा रिविजिट करने की जरूरत है, क्योंकि इस जंग के दौरान और जंग से पहले जितने बड़े पैमाने पे उनके यहाँ जो सिक्योरिटी ब्रीचेस देखने में आए हैं, जो इस पूरी जंग का पासा पलटने में भी बहुत हद तक मुमद्दम साबित हुए हैं, और खासतौर पे उनकी बड़ी टॉप रैंकिंग लीडरशिप, अस्करी, सियासी, मिलिट्री, उन तमाम को असैसिनेट करने का भी बायस बने हैं। क्योंकि इस वक्त अपना घर जो है वो इन ऑर्डर करना जरूरी है, और उसके साथ साथ ये जो अपनी दिफाई पॉलिसी है और ख़ासतौर पे अपना जो दिफा है उसको इनविंसिबल बनाने के लिए जो भी मुमकिन ज़राए हैं, अगरचे कई दहाइयों की पाबंदियों के बाद ये बात कहना तो अफसानवी सी लगती है कि ईरान को न्यूक्स बनाने चाहिए, और ईरान माजी में जिस अंदाज का मौक़िफ़ रखता था उसे तो यूरेनियम अफजुदा और ख़ासतौर पे सिविल मकासद के भी लिए करने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी। तो ऐसे में क्या ये दुनिया जो इस वक्त खुलकर एक डिफरेंट कैंप में दिखाई देती है, बल्कि ईरान के जो हमसाया ममालिक हैं उन्होंने जो बरादरान यूसुफ का किरदार अदा किया है वो बड़ा एक आंख खोलने वाला है कि उनका जो किरदार है वो आने वाले दिनों के अंदर उनको क्या सबक दे रहा है और खित्ते के दीगर ममालिक को सबक क्या दे रहा है। एडमिरल साहब, मेरा सवाल ये है कि नेटो के हवाले से मौजूदा सूरत हाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं मैं इधर से निकल जाऊंगा, नेटो ने बड़ा मायूस किया, उसको इधर आना चाहिए था। सवाल मेरा ये है कि नेटो का मुस्तकबिल क्या होगा, सरमायादाराना निज़ाम का मुस्तकबिल क्या होगा, IMF, वर्ल्ड बैंक, UNO, इनका मुस्तकबिल क्या है, और अगर एक नई बिसात बिछाई जा रही है तो नई सफ बंदी जो है उसमें कौन से ममालिक किस किस तरफ आप देख रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। ये असल में नेटो तो मेरा ख्याल है अभी इस ईरान अमेरिका इसराइल जंग के बाद उसमें फ्रैक्चर आ चुका, और वो शायद अभी रिपेयर ना हो सके। अगर रिपेयर हुआ भी सही तो बहुत सी कंडीशनैलिटीज़ मुख्तलिफ होंगी, जिसमें कि यूरोप को काफ़ी हद तक ज़्यादा अपना जो फौजी अखराजात हैं वो बढ़ाने पड़ेंगे, बजट बढ़ाना पड़ेगा, जो कि अमेरिका की काफ़ी अरसे से डिमांड रही है। लेकिन ये देखें कि क्योंकि ये जंग, इसका ना कोई इखलाकी जवाब बनता है, ना कोई इसका कानूनी जवाब बनता है, और ये जो नेटो के ममालिक हैं जब तक, और ना ही इसकी कोई UN की सैंक्शन थी और ना ही इसकी जो है ना इसकी कांग्रेस की सैंक्शन था इस जंग के लिए।
तो ये तमाम जो इलीगैलिटीज हैं, मेरा ख्याल है कि नेटो के बाकी जो ममालिक हैं, यूरोपियंस जो हैं, वो तो खैर इस गैर अखलाकी और गैर कानूनी जंग का हिस्सा बनने से जारी बात है वो उन्होंने माजरत कर ली, और मुस्तकबिल में भी शायद अभी क्योंकि ये रप्चर आ चुका है तो ये शायद रिपेयर ना हो सके। ये तो एक बात है। दूसरी बात यह है कि देखें जो इंटरनेशनल सिस्टम है उसमें चेंजेस आ रही हैं। अभी ईरान की जंग के बाद ये और ज्यादा वाज़ेह हो गई कि चाइना और रशिया ये एक तरफ है, और ऑफ कोर्स जिस तरीके से ईरान ने ये ब्रंट को फेस किया है, इसमें काफी हद तक देखिए, अगर ये मैं अब आपको एक सिनेरियो पेश करता हूँ कि अगर ये जो पूरा जो खिता है ये अगर पीसफुल होता, अफगानिस्तान स्टेबल होता, BRI फंक्शनल होती, CPEC फंक्शनल होता, और यहाँ से कार्गो गल्फ से यहाँ पे अनलोड हो रहे होते गवादर पे, और यहाँ से CPEC के जरिए चाइना में जा रहा होता और सेंट्रल एशिया से कनेक्टेड होता, और ये सारा के सारा जो फिनिश प्रोडक्ट्स हैं ये गवादर पे अनलोड होके या लोड होके दोबारा ये पूरे गल्फ में और अफ्रीका में और एशिया में और यूरोप में जारी होती, तो इस पूरे इलाके का जो सिनेरियो है वो बड़ा मुख्तलिफ होता, और मेरा ख्याल है कि तमाम ममालिक इस खिते के काफी प्रॉस्परस होते हैं। सही। अभी ये जो सिचुएशन है ये किसके फेवर में नहीं है, ये सिर्फ अमेरिका के फेवर में नहीं है कि ये वाला खिता इस तरीके से इंटीग्रेटेड हो और इतना प्रॉस्परस हो जाए। जी, तो मेरा ख्याल है कि जो अभी नया जो सिनेरियो बन रहा है उसमें ईरान के साथ साथ मतलब इस जंग के बाद जो चाइना, रशिया और ये बाकी जो ममालिक हैं, ये ऑफ कोर्स जिनकी प्रॉस्पेरिटी डिपेंडेंट है ऑन गल्फ ऑयल, वो एक ब्लॉक बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें कि वो अपने जो इंटरेस्ट हैं उनको प्रिजर्व कर अपने मफादात को सामने रखा जाएगा और एक नया ब्लॉक बनाने की जो तरजीह है वो सामने आएगी। मंसूर साहब, हर जंग जो है उसमें नुकसान किसी को उठाना पड़ता है और ये नहीं होता कि सारे के सारे नुकसान उठा रहे हो, कोई एक आध तो बेनिफिशियरी होता है उसका। आप क्या समझते हैं? हमने नुकसान पे बात कर ली कि गल्फ ममालिक का क्या नुकसान होगा, रीअलाइनमेंट उनकी क्या होगी, ईरान को क्या भुगतना पड़ेगा, दीगर दुनिया क्या सोचेगी। इसका बेनिफिशियरी कौन होगा इस पूरी जंग का, और किस सूरत के अंदर वो बेनिफिशियरी होगा? मैं समझता हूँ जी कि इस वक्त तक तो यानी अगर आप देखें कि जो रेजिलियंस और रेजिस्टेंस इस वक्त ईरान दिखा रहा है, ये ईरान के लिए जो इस पूरी जंग की तबाही के जलाव में वो कहते हैं ना, इस तकरीब में एक तामीर भी मुज़मर है। तो ईरान की जो खास तौर पे जो तामीर है वो मुझे इसमें दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरीके से उसे एक अरसे से दीवार के साथ लगा के रखा गया था और अब एक दोबारा कुव्वत इस्तेमाल करके उसे ताराज करने की कोशिश की गई है, और ईरान आज भी सर उठाकर खड़ा है और अपने इस सारे असासाजात को, अपने एसेट्स को जो है एक लाख से डिफेंड कर रहा है। इसमें मैं समझता हूँ ईरानी कौम जो है वो ही इसकी बेनिफिशियरी दिखाई देती है इन द लॉन्ग रन। इमीडिएटली अगर आप देखें तो हमें सबसे बड़े लूजर वही दिखाई देते हैं, क्योंकि उनकी क़यादत चली गई, उनके असासाजात पर। लेकिन जो ईरान की जो पोजीशन इस वक्त खित्ते के अंदर बन गई है वो सही मानों में एक मजबूत मुल्क के तौर पे और एक ऐसा मुल्क जो उसूलों पर खड़ा है और ख़ास तौर पे उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने का जज्बा भी रखता है, और उसने अपने आप को साबित भी किया है कि वो अपने उन कॉजेज़ को, अपने उन मिशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए सही मानों में संजीदा है। और यही मैं समझता हूँ कि आज के दौर में सर्वाइव करने का सबसे बड़ा गुर है। और ये इस नौइयत के जो मिलिट्री माइट्स हैं, जो एम्पायर्स हैं, वो अपनी मिलिट्री माइट के ज़रिए ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर सकती, ना ही ज़्यादा देर वो दुनिया पर राज कर सकती हैं। कौमें वही राज करती हैं कि जो अपने जो इंटरनल बॉन्ड्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग रखते हुए, अपने तारीख से सबक सीखते हुए, और ख़ास तौर पे इस नौइयत की आजमाइशों पर सही मानों में अपने उस गम को जो है अपनी कुव्वत में बदलने की सलाहियत रखती हों, वही हकीकी मानों में जंगों के विनर भी होती हैं, और उस तारीख में उनका नाम भी उसी हवाले से लिखा जाता है। और इस वक्त मेरी नाक़िस राय में ईरान कम से कम उस लाइन पे चल रहा है, ईरान उस लाइन पे चल रहा है और उसके नताइज भी ईरान हासिल करेगा। मेरा एक आखिरी सवाल एडमिरल साहब आपसे, आप क्या समझते हैं कि ईरान की कुव्वत, उसकी इस्तात, उसकी इस्तकामत और उसका मौजूदा रिजर्व मिज़ल्स का या रिटेलिएशन का कब तक उसका साथ देगा और कितनी तवील जंग लड़ने की वो सलाहियत रखता है?
जी, ये बड़ा अहम सवाल है और इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च भी हो रही है और काफ़ी मीडिया में भी जो यूरोपियन सोर्सेस हैं वो इसके ऊपर अपनी स्पेकुलेशंस कर रहे हैं। देखिए, ईरान जो है ना, ये एक फोर्ट्रेस कंट्री है। ये कुदरती तौर पे एक एक समझ लें किला है, जो कि ज़्यादातर हिली एरियाज पे मुश्तमिल है और इसमें लोग जो हैं वो ज़्यादातर पहाड़ों पे रहना पसंद करते हैं वैलीज की बजाय। तो ये एक बड़ी यूनिक ज्योग्राफी है ईरान की, जो इसको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। स्पेशली जो जो अभी सिचुएशन जिसमें से ये गुजर रहा है, इसमें अपने आप को इस्तकामत के साथ आगे जाने के लिए। तो इन पहाड़ों के नीचे ड्रोन सिटीज हैं और इन पहाड़ों के नीचे मिसाइल सिटीज हैं। ये बात मुख्तलिफ मीडिया में आ रही है कि उनके पास अभी 20% रह गया है, बाज़ कहते हैं उनके पास 8% रह गया है रिजर्व्स और बाज़ कहते हैं 40% रह गया है। सो 40, 20 और 8 के डिफरेंट फिगर्स आ रहे हैं डिफरेंट मीडिया के ऊपर, लेकिन मेरा ख्याल है ये सिर्फ स्पेकुलेशंस हैं। ईरान ने जैसे कहा है कि वो अपने पुरानी इन्वेंट्री इस्तेमाल कर रहा है। अभी उसने जो मॉडर्न और नए वाले जो उसके सिस्टम्स हैं, मिसाइल्स और ड्रोन्स, वो अभी तक उसने इस्तेमाल नहीं किए या बहुत कम इस्तेमाल किए हैं। तो मेरा ख्याल है जिस तरीके से वो पिछले 20-30 सालों से और स्पेशली जो पिछली 12 डेज वॉर हुई है जून 2025 में, उसके बाद से जितनी सी उसने तैयारी की हुई थी, तो ये कहना कि उसके पास रिजर्व्स कम रह गए होंगे, तो ये तो मेरे ख्याल मुनासिब नहीं है। और जो उसकी ज्योग्राफी है वो उसको बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। और तीसरे नंबर पे मेरा ख्याल है कि जो उसके पास विल टू फाइट है ना, वो ट्रेमेंडस है। इसमें इस कॉन्टेक्स्ट में ईरान और अमेरिका और इसराइल कंबाइंड, इनमें काफी ज्यादा एसिमेट्री है। हम देखते हैं कि विल टू फाइट अमेरिका और उसके जो लोग हैं उनके अंदर नहीं है, बिकॉज वो समझते हैं ये अवॉइडेबल वॉर थी, अननेसेसरी वॉर थी। ये सिर्फ इसराइल की कहने के ऊपर, उसकी तो इसलिए तीनों अतराफ में हम ये देखते हैं कि नजरियात का बुनियादी फर्क है लड़ने के हवाले से। एक तरफ अगर लड़ने के हवाले से अकीदा हो, दूसरी तरफ से एग्रेशन हो, और तीसरी तरफ से सिर्फ जिम्मेदारी सर पे मुसल्लत समझ के लड़ने के लिए फौजे मैदान में उतरें, तो विल टू फाइट वाले जो हैं वो कम रिजर्व के साथ भी अपनी ताकत को बरकरार रख सकते हैं। बहुत शुक्रिया वाइस एडमिरल रिटायर्ड मोहम्मद सलीम जाफर साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी ईद के पहले रोज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने